नमस्कार सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 24 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 25 से। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो हमारा 25 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो लाइबिलिटी है किसी पार्टनर है उसका क्या दायित्व बनता है अगर कोई एक्ट है वह फर्म के द्वारा किया जाता है तब। ठीक है, तो इन चीज़ों में क्या है, हम जैसे हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी हमने बात की थी कि जो एक फर्म के अंदर पार्टनर होगा, ठीक है, अगर कोई एक्ट है कोई कार्य है फर्म के नाम पर किया गया है, किसी भी पार्टनर के द्वारा किया गया हो, तो वहाँ पर जो अन्य पार्टनर है वह भी लाइबल होंगे, उनका भी दायित्व बनेगा। ठीक है, वह भी उस एक्ट जो किया गया है किसी अन्य पार्टनर के द्वारा, ठीक है, चाहे वह गलत हो सही हो, तो उस एक्ट के लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो भी पार्टनरशिप में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज लाइबल। हर एक जो पार्टनर है वह जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। ठीक है, जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली। सभी पार्टनर्स के साथ जॉइंटली भी और सेवरली भी, अकेला भी और सभी पार्टनर्स के साथ भी। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज ए पार्टनर। जब उसने एक्ट किया था जब वह पार्टनर था। ठीक है, अब मान लीजिए वह पार्टनर नहीं है लेकिन उसने कोई ऐसा एक्ट किया था जिसकी वजह से जो सारे की सारी फर्म है उसके अंदर कोई इश्यू क्रिएट हुआ। ठीक है, अब वह पार्टनर नहीं है लेकिन बाद में वह पार्टनर नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तो वह पार्टनर था जब उसने वह एक्ट किया। जब वह एक्ट हुआ उस दौरान अगर कोई व्यक्ति पार्टनर है तब वहां पर सेम लाइबिलिटी बनेगी उस व्यक्ति की जैसे वह उस समय भी पार्टनर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं आपको कि मान लीजिए आप किसी फर्म में पार्टनर थे। ठीक है, आपने कोई कार्य किया जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया, लेकिन आप आफ्टर सम टाइम आपने क्या कर दिया, फर्म को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, या फिर आपको आपसे पार्टनरशिप है वह खत्म कर ली। लेकिन जो एक्ट आपने किया था पास्ट के अंदर उसकी वजह से फर्म को अगर लॉस हुआ तो वहां पर आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है आपके कंडक्ट की वजह से, आपके एक्ट की वजह से कोई भी जो लॉस है फर्म को होता है तो वहाँ पर सभी के सभी पार्टनर्स है वह लायबल होंगे और आप सेवरली भी लायबल होंगे वहाँ पर। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 26 की हम बात करें। सेक्शन नंबर 26 में डिफाइन किया गया है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर। अब फर्म की क्या लाइबिलिटी बनेगी अगर कोई जो पार्टनर है वह कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है तब, तो फर्म की लाइबिलिटी तो बनेगी क्योंकि अगर वह पार्टनर है फर्म के लिए काम करता है। तो कभी बार क्या होता है कि एक पार्टनर है, सभी एक जैसे तो हो नहीं सकते कि सभी अच्छे से काम करें। ठीक है, या फिर किसी से गलती ना हो, किसी पार्टनर से मान लीजिए कोई गलती हो जाती है या फिर वह रॉन्गफुली जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग में या किसी भी तरीके से लगा लीजिए आप सपोज कर सकते हैं, तो वहाँ पर वह रॉन्गफुली कोई एक्ट कर देता है तब वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ ए फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स लॉस और injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner। तो वहाँ पर जो फर्म है वह completely liable होगी, क्योंकि जब वह पार्टनर कार्य कर रहा था तो उसने क्यों कार्य किया, क्योंकि वह पार्टनर है और बिजनेस के लिए वह कार्य कर रहा है। तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फर्म के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और जो लाइबिलिटी बनेगी फर्म की, सरकमस्टांसेस देखे जाएंगे कि एक्ट किस तरह का कंडक्ट हुआ है। प्रैक्टिकल तो हम यही देखते हैं, आप बुक से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी कि किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर हम बात करें बुक से बाहर आके प्रैक्टिकली, तो हम क्या देखेंगे कि इसने कंडक्ट क्या किया है। ठीक है, इसका रॉन्गफुल एक्ट क्या है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसे
मान लीजिए लाइबल तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा। अब वहाँ पर हम रिलीफ तो कुछ चाहेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो अगर आप रिलीफ ही नहीं मांगोगे तो फिर बेनिफिट क्या है आपका? क्योंकि कोर्ट के अंदर जाते हो तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में हो, आपकी जो फर्म है किसी एक सेवरल पार्टनर की वजह से वह वाइंड अप होने जा रही है या फिर लॉस में जा रही है, उसके कंडक्ट की वजह से, उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, तब वहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ, तभी आप कोर्ट में गए। और कोर्ट में जाने का मकसद क्या होता है? कोर्ट में जाने का मकसद यही होता है कि आप वहाँ पर जाकर रिलीफ मांगेंगे। तो आपको वह रिलीफ मांगना है, उसका एक्ट देखना है क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप बात हो रही है लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी तो फर्म की ही बनेगी क्योंकि वह फर्म के लिए कार्य कर रहा था, ठीक है। और आगे हम स्टडी करेंगे कि जो ऐसा कुछ करता है अगर कोई भी पार्टनर, तो उसके साथ क्या होगा, क्या वह कंटिन्यू पार्टनर रहेगा या उसको पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है, और निकाला जा सकता है तो किस तरीके से निकाला जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन नंबर 26 ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर। तो लाइबिलिटी बनेगी, फर्म की बनेगी, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स, यहाँ पर एक कमेंट्स दिया गया, उसको मैं रीड करके बता देता हूँ आपको। ए प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द फ्रॉड और अदर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज एजेंट इज कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ his employment, and even the fact that the act of the agent is criminal does not necessarily take out of the scope of his authority। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, क्रिमिनल एक्ट मान लीजिए आप चलते जा रहे हैं, बाहर रोड पे जा रहे हैं, पार्टनर है फर्म के अंदर, अब उसने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को गाली निकाल दी, किसी लड़की को छेड़ दिया, तब वहाँ पर आपकी लाइबिलिटी थोड़ी बनेगी कि हाँ ये तो उस फर्म में काम करता है, पूरी की पूरी फर्म के ऊपर केस डाल दो। ऐसा तो नहीं होगा, उसकी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ है तो उस सेवरल बंदे को पार्टनर रहेगा, आप फर्म के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप फर्म के अंदर नोटिस भेज सकते हो सिर्फ सेवरली उस पार्टनर के नाम पर, या फिर एड्रेस का आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज उस आप अगर जो सम्मन्स है कोर्ट के द्वारा, आपने सुना होगा सम्मन, वह कहाँ पर जाएंगे? उस व्यक्ति के घर के एड्रेस पर जाएंगे, ठीक है। अगर क्रिमिनल एक्ट करता है तो वारंट हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को ही अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप यह तो नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी फर्म लायबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिलेट करने वाली है। कहीं भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं या फिर आपके पास कोई इस तरह का केस आता है, तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि पार्टनर तो यह पार्टनर तो सेवरली लायबल है, इसने तो क्रिमिनल एक्ट किया है, फर्म से रिलेटेड थोड़ी ना है। अगर फर्म से रिलेटेड वह किसी पार्टी के साथ फ्रॉड करता है, तब वहाँ पर उसकी जो फर्म होगी जिसके अंदर वह पार्टनर है, तो वह पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, अदरवाइज फर्म लायबल नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 27 लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कब जो फर्म है वह लायबल होगी। मिस एप्लीकेशन, दुरुपयोग, किसी पार्टनर के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जब, ठीक है, जब वह फर्म में है। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स वेयर, जहाँ पर ए पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपीयरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। अब मान लीजिए एक पार्टनर है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है, फर्म में काम कर रहा है, तभी तो पार्टनर है। जब फर्म में काम कर रहा है, उसने पैसे लिए, पैसे किसी भी चीज़ के लिए लिए, लेकिन बिजनेस के तौर पर उसने पैसे ले लिए, ठीक है। आपको बोला हमारी फर्म के अंदर यह सर्विस प्रोवाइड होती है, हम आपको यह सर्विस देंगे या फिर यह प्रोडक्ट हम आपको देंगे, इससे आपको बेनिफिट होगा। और उसने एक आपके साथ एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट के थ्रू उसने आपसे पैसे ले लिए। अब कोई भी डील हुई हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप हैं थर्ड पार्टीज, तो थर्ड पार्टीज के साथ जब एग्रीमेंट हुआ या फिर आपके साथ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हुआ, ठीक है, तब वहाँ पर उस व्यक्ति ने उन पैसों को यूज़ कर लिया, मिस अप्लाइज कर लिया, दुरुपयोग कर दिया उन पैसों का। तब आपने तो फर्म के ऊपर ही पैसा लगाया था, आपने तो यही सोचकर पैसा लगाया था कि यह पार्टनर है, पूरी की पूरी फर्म है, तो इससे मुझे सर्विस मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको वहाँ से ना प्रॉफिट हुआ ना प्रोडक्ट मिला। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर था जिसके साथ आपकी डील हुई थी, ठीक है, डील तो हम बोलेंगे कि पार्टनर के साथ सिर्फ इन पर्सन या फिर एज ए एजेंट आपकी डील हुई, लेकिन डील तो एक्चुअल में किसके साथ हुई? फर्म के साथ हुई। तो वहाँ पर क्या होगा? फर्म लायबल होगी। अगर ऐसे कोई पार्टनर है इंडिविजुअली
मिसयूज कर लेता है, लेकिन आपका ट्रस्ट किस पे था? फर्म पे था। आप तो पार्टनर को सिर्फ एज ए एजेंट जानते हो, लेकिन आपने तो फर्म के ट्रस्ट में आकर कार्य किया था, तब वहाँ पर जो फर्म है वह लायबल होगी। अब जो क्लोज बी है वह क्या बोलता है? ए फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक केस तो वह था डायरेक्ट रिसीव मनी किया, प्रॉपर्टी किया, लेकिन अब यहाँ पर क्लोज बी में यह बोल दिया गया कि अगर कस्टडी में भी है जो प्रॉपर्टी है थर्ड पार्टीज की, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक वैसे एक्चुअल एग्जांपल तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे बैंक के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे लॉकर होते हैं। जब वहाँ पर बैंक के लॉकर किसी एम्प्लॉय के द्वारा तोड़कर वो पैसा है वह निकाल लिया जाता है, तो लाइबिलिटी किसकी बनती है? बैंक की लाइबिलिटी बनती है। और जो सिंगल सेवरल पर्सन होता है उसको तो सज़ा मिलती ही मिलती है, लेकिन जो पूरे के पूरे बैंक है उसके ऊपर भी हम फाइन इम्पोज करवा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। समझने के लिए ये अच्छा एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं फर्म की। अब मान लीजिए 5 बंदों की फर्म है, ठीक है। अब 5 बंदों में से सभी के सभी एक जैसे तो है नहीं, सभी के सभी मान लीजिए ट्रस्टवर्थी नहीं है, थोड़ा सा किसी व्यक्ति के मन में लालच है। अब आपके पास कोई आपकी कस्टडी में अब एसेट्स तो होंगे ही, पैसा रखा है या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ गई, अब वह क्या हो गया, उसके पास एक तरीका नहीं है कि वह एक तरीके से आपसे उस पैसे को यूज कर सकें बताकर, लेकिन उस पैसे को वह यूज करना चाहता है, तो उसने कोई तिकड़म लगाया, उस पैसे को उड़ाया, और उस पैसे को उड़ाने की वजह से क्या हुआ? लॉस हो गया। किसको? फर्म को। अब वह क्यों लॉस हुआ? क्योंकि जो अमाउंट पड़ा हुआ था, जो पैसा पड़ा हुआ था, जो एसेट्स था, उसका तो मिस यूज कर लिया किसी एक पार्टनर ने। तब वहाँ पर जो फर्म है वह लायबल होगी उस लॉस के लिए, और उस लॉस की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो क्लाइंट था आपका, थर्ड पार्टी थी, वह तो कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाएगी। कोर्ट के अंदर जाते ही फिर तो आपको पता है आपको भी अपीयर होना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर जो भी डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और जो फर्म है वह लायबल होगी। तो वह यहाँ पर सेक्शन नंबर 27 के अंदर यह डिफाइन किया गया है कि फर्म की कस्टडी के अंदर अगर अमाउंट है, मनी है, या फिर किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर उसका अगर मिस यूज किया जाता है किसी भी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, 5 है तो 5 में से कोई भी एक कर लेगा, तो फर्म की ही लायबिलिटी मानी जाएगी। ऐसा नहीं मानी जाएगी कि इस सिंगल व्यक्ति ने ही क्या किया है, यूज किया है, मिस अप्लाई किया है, तब वहाँ पर सिर्फ इसे ही लायबल ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी फर्म है, उसकी जिम्मेदारी थी उस चीज़ को स्टोर करके रखना, उस चीज़ को संभाल के रखना, ठीक है। तो वहाँ पर सभी के सभी जो पार्टनर्स हैं, पूरी की पूरी फर्म है, वह लायबल होगी उस एक्ट के लिए जो उस सेवरल पार्टनर के द्वारा किया गया है। या फिर अगर पूरी की पूरी टीम मिलकर करती है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी टीम है, फर्म है, वह लायबल होनी ही है, फिर तो कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आगे के सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप अपनी जो पढ़ाई है वह जारी रखिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखद रहेंगे, और अपने ज़िंदगी का आनंद लेंगे, और पढ़ते पढ़ते आनंद लेंगे। इसको स्ट्रेस में नहीं लेना है, बोझ नहीं समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।